बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 8 जो यकीन इसका एक लास्ट लेक्चर्स होगा, ये है स्टोक्स थ्योरम से मुतल्लिक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशंस क्या है। तो डेफिनेशंस देखते हैं कि इट स्टेट दैट द लाइन इंटेग्रल ऑफ द वेक्टर वी अराउंड ए क्लोज कर्व, किसी क्लोज कर्व के ऊपर जो लाइन इंटेग्रल होगी इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ वी ऑफ द सरफेस विच इज़ बाउंडेड बाय दिस क्लोज कर्व। अगर हम किसी एक कर्व को लेते हैं, उसका लाइन इंटेग्रल अगर क्लोज कर्व को लिया जाए तो बेसिकली वो बराबर होता है उस सरफेस इंटेग्रल के या कर्ल ऑफ द सरफेस इंटेग्रल के जिसके अंदर वो सारी सरफेस बाउंड की जाती है। इट मीन अगर हमारे पास एक बड़ी सरफेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक क्या है, एक बड़ी सरफेस है, तो इस सरफेस की अगर बाउंड्री का लाइन इंटेग्रल लिया जाए तो वो कर्ल ऑफ सरफेस इंटेग्रल के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अंदर हर टुकड़ा, हर पीस, हर चीज़ साथ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सो बाउंड्री के ऊपर लाइन इंटेग्रल ऑफ दिस क्लोज कर्व इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ द सरफेस इंटेग्रल, जो पूरी सरफेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, अब हम इस मैथमेटिकली लिखते हैं तो लिखेंगे v डॉट डी एल, दैट इज़ द इंटेग्रल, और ये जो ऊपर सर्कल सा होता है इट इज़ कॉल्ड कंटोर विच इज़ रिप्रेजेंट द क्लोज पाथ, एंड कर्ल ऑफ द v, उस वेक्टर v का कर्ल होगा अलोंग द सरफेस विच इज़ इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल। तो ये है लाइन इंटेग्रल, ये कौन सा है, सरफेस इंटेग्रल। तो बुनियादी तौर पर लाइन और सरफेस इंटेग्रल के दरमियान एक रिलेशन है। तो लाइन इंटेग्रल की वैल्यूज़ बराबर होगी पूरी सरफेस इंटेग्रल के। लाइन हमेशा अहाते को कह रहे होते हैं, सरफेस पूरे एरियाज को कवर कर रहा होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें बेटा ये मुख्तलिफ हमने पीस इसमें शो किए हैं जो कि वेक्टर्स फील्ड की पीस हैं। उनमें से किसी हम एक पॉइंट को लेते हैं, किसी एक पीस को लेते हैं, दैट विल बी कंसीडर एज ए बी सी डी। समझे, यहाँ से एक पीस हमने उठा के यहाँ पे क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। और ये पीस किसके अंदर है, एक एक्स वाई प्लेन में। ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर हमारा एक पीस हो जाएगा ए बी सी डी। इसके अंदर मौजूद जो वेक्टर है उसका नाम क्या है, v, वेक्टर फील्ड v है। इसके दो कंपोनेंट होंगे vx और क्या होगा, vy। ये इसमें x और y दो ही कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये उस वेक्टर फील्ड की रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है जो आप यहाँ देख सकते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट a b c e d इन द एक्स वाई प्लेन्स, द लाइन इंटेग्रल, यानी अगर हम a से चल के b c d और दोबारा a तक आएंगे, इट इज़ कॉल्ड क्लोज लाइन इंटेग्रल्स। हम इसे लिखेंगे v डॉट डी एल विद द क्या होगा, क्लोज पाथ। और ये पाथ किस हिस्से पे मुश्तमिल होगा, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। ये बेटा एक्स एक्सिस होगा, ये भी क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस। तो ये भी क्या होगा, वाई एक्सिस। इस वजह से हम इसे लिखेंगे, अगर अब यहाँ से यहाँ तक आते हैं एक्स, वापस जाते हैं वहाँ तक एक्स, तो क्लोज पाथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं y, वहाँ से वापस आते हैं नीचे y, अलॉन्ग द क्लोज पाथ क्या होगा, y। इसलिए वी एक्स डी एक्स क्लोज पाथ, वी वाई डी वाई क्लोज पाथ, ये y का और ये किसका होगा, x का। अब इसमें बेटा सबसे पहले हम किसको हल करना चाहते हैं, x वाले को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर वी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये होगा a टू b एंड c टू क्या होगा, d। ये देखिए a टू b एंड c टू d, वी एक्स डॉट क्या होगा, डी एक्स। बेटा जब a से b तक जाते हैं तो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस लॉन्ग द वेक्टर फील्ड है, दैट थीटा इज इक्वल टू 0, और ये अपोजिट जा रहा है तो लिहाजा थीटा कितना होगा, 180। इसलिए यहाँ पे cos 0 और यहाँ पे डॉट की जगह cos 180। cos 0 चूँकि 1 होता है, cos 180 माइनस 1, इसलिए ये अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस। अच्छा, अब इसमें हमने वी एक्स डी एक्स को, जो कि क्लोज पाथ था लॉन्ग एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें हम अहम बात ये देखना चाहते हैं कि क्या ये वेक्टर फील्ड, इसके अंदर वेक्टर पॉइंट्स फंक्शन हर जगह कांस्टेंट है। तो पता चला नहीं, ये पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो फिर हम लिखते हैं कि जब वी कांस्टेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब वी एक्स और वी वाई भी कांस्टेंट नहीं होंगे। जो चीज़ कांस्टेंट नहीं होती ज़ाहिर है वो वेरी कर रही होती है। इसका मतलब ये होगा कि वी एक्स चेंज होगा, वी एक्स वेरी करेगा। तो याद रखना है वी एक्स वेरी करेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस और वे वाई वेरी करेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी एक्स की तब्दीली वाई के लिहाज से, वाई की तब्दीली किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। तब मैंने लिखा वी एक्स चेंज एज वी मूव अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड वी वाई इज चेंज अलॉन्ग क्या होगा, एक्स एक्सिस। यानी अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो इसमें वी एक्स में अगर तब्दीली लेना चाहते हैं तो या तो आप ऊपर जाएंगे या किधर आएंगे, नीचे अलॉन्ग वाई एक्सिस। और जो वी वाई है उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं तो या इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे। ठीक है,
इसी नुक्ता नज़र को हम यहाँ लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वी एक्स, यानी वी एक्स की तब्दीली। अब ये तब्दीली कैसे लिखनी है? वी एक्स के चेंज को लिखना है पार्शल वी एक्स ओवर पार्शल वाई, यानी वी एक्स के अंदर तब्दीली वाई के लिहाज से पार्शल चेंज को शो कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तब्दीली कितनी होनी चाहिए? तो आप ज़रा पॉइंट्स को नोट करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल डी वाई है। ये टोटल कितना है? डी वाई। और हम सेंटर पे खड़े हैं, सेंटर से नीचे जाएं तब डी वाई बाई टू, ऊपर जाएं तब भी क्या होगा? डी वाई बाई टू। फ़र्क ये होगा कि नीचे आएंगे तो माइनस डी वाई बाई टू होगा, क्योंकि नीचे वाई क्या होता है? नेगेटिव, और ऊपर जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? प्लस डी वाई बाई टू। इस लिहाज से अब यहाँ मेंशन किया गया चेंज इन वी एक्स फॉर द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? माइनस डी वाई बाई टू। क्या अलग से? माइनस डी वाई बाई टू। क्यों डी वाई बाई टू है? एट द लाइन ए बी। कौन सी लाइन है? ए बी। तो बेटा इससे अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे आते हैं तो आप कितना फासला तय करते हैं? डी वाई बाई टू। चूँकि डाउनवर्ड में वाई नेगेटिव होता है इसलिए माइनस डी वाई बाई टू। तो अब तब्दीली को कैसे मेंशन करेंगे? पार्शल वी एक्स ओवर पार्शल वाई मल्टीपल द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? माइनस डी वाई बाई टू। तो हम अगर इस सेंटर से चल के ए बी पॉइंट लाइन तक आते हैं तो कितनी तब्दीली आती है? ये तब्दीली उसके अंदर आएगी। अब इसके मुताबिक द चेंज इन द वी एक्स फॉर द डिस्टेंस डी वाई बाई टू। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से आप ऊपर जाते हैं और उस लाइन का नाम क्या है? सी डी। तो फिर क्या तब्दीली तो यही आएगी। तो फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये है माइनस डी वाई बाई टू और ऊपर क्या होगा? प्लस डी वाई बाई टू। इसलिए मैं लिखा लाइन सी डी। ये देखो सेम पार्शल वी और पार्शल वाई, यहाँ था माइनस डी वाई, यहाँ क्या? प्लस डी वाई बाई टू। ये दोनों तब्दीली हैं, ये दोनों चेंज हैं। तो अगर बेटा एक चीज़ वी एक्स यहाँ खड़ी है, फ़र्ज़ कर उसमें कीमत कितनी है? 10, और उसकी तब्दीली आती है 2 की, वो प्लस है या माइनस। तो फिर अगर यहाँ पहुँच के फाइनल रिजल्ट निकालना हो तो हम उस 10 में उस तब्दीली को या ऐड करेंगे या क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर आप लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ऐड करेंगे, नीचे आते हैं तो क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि नीचे वाई नेगेटिव, ऊपर वाई क्या है? पॉजिटिव। अब इसी नुक्ता नज़र को यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि वैल्यूज़ ऑफ द वी एक्स एट द लाइन ए बी। इस ए बी लाइन पर फाइनल कीमत क्या बनेगी? इनिशियल कीमत कितनी है? वी एक्स। जो तब्दीली है वो उसमें से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से वैल्यूज ऑफ द वी एक्स एट द लाइन सी डी। सी डी लाइन के ऊपर कितना होगा? तो बेटा असल कीमत क्या थी? वी एक्स, और ये तब्दीली जो थी उसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाती है? ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे क्या है? माइनस। यू चेंज हम उसमें ऐड कर देंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी एट द लाइन ए बी, एट द लाइन क्या होगा? सी डी। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 2। ए बी वाली में और सी डी वाली में आप वैल्यूज पुट करेंगे किस चीज़ की? इस वी एक्स वैल्यूज की। तो ये देखें मैंने वैल्यूज पे कि वी एक्स माइनस पार्शियल वी एक्स डी वाई बाई टू, वी एक्स प्लस डी वाई बाई टू। यहाँ प्लस, यहाँ क्या है? माइनस। एक चेंज ये है, एक फाइनल कीमत ये है। अब आप लोग इसको बेटा सिंपल सॉल्व करेंगे। इंटेग्रल सिंपल करते हैं क्योंकि लिमिट्स आ चुकी हैं। अब यहाँ लिखेंगे वी एक्स, यहाँ लिखेंगे पार्शियल वी और डी वाई बाई टू। ये डी एक्स हमने कॉमन यहाँ ले लिया, माइनस वी एक्स, इसकी वजह से माइनस दिस। अब इसमें से देखें ये वी एक्स और ये वी एक्स दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ क्या रहेगा? माइनस। और ये चूँकि डबल हो जाएगा 2, और 2 इस बटे वाले फैक्टर से कैंसिल होकर सिर्फ क्या रह जाएगा? डी वाई बाई टू। इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी माइनस पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। इसको हल करने के बाद आएगी। ये हमने एक साइड हल की जिसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी अब देखा इसमें एक्स एक्सिस का फंक्शन था। अब दूसरा इसमें कौन सी चीज़ करी है? वाई वाला ऐसा। अब वाई वाले को भी इसी तरीके से हल करेंगे। वो कहते हैं सिमिलरली वी वाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे बी टू सी। ये देखो बी टू सी और दोबारा डी टू ए, ये 2 पॉइंट्स है, एक बी से सी की तरफ जाना, एक सी। तो यहाँ लिखता लिमिट बी टू सी वी वाई डी कॉस 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है 0 का। जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है वाई क्या आएगा? तो कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? 180, यानी अलोंग वाई एक्सिस अलोंग अपोजिट वाई, दैट इज द एंगल 180 डिग्री। cos 0 1, cos 180 क्या होगा? माइनस। फिर उसी तरीके से जैसे ये कीमत आ रही थी अब ये कीमत आ गई। अब बेटा आपको वी वाई और वी वाई की चेंजेस कैसे लेनी है? बिल्कुल इसी पैटर्न पे लेनी है। मगर तब्दीली का ख्याल ये करना है कि जब वाई की तब्दीली पढ़ते हैं तो वो एक्स के लिहाज से आती है। वाई की तब्दीली किसके लिहाज से? एक्स। यहाँ से यहाँ तक आना है। तो बेटा अगर ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी एक्स है तो सेंटर से लेके यहाँ तक आएंगे तो ये कितना होगा? डी एक्स बाई टू। ये भी कितना होगा? डी एक्स बाई टू। फ़र्क ये होगा कि ये होगा प्लस तो ये क्या होगा? माइनस, क्योंकि इधर एक्स पॉजिटिव होता है, उधर एक्स क्या होता है? नेगेटिव। अब उसी नुक्ता नज़र को ज़हन में रखें तो वी वाई
आगे ये चेंज है, पार्शियल वी और पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, ये चेंज है, ये ऐड हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि बेटा आप यहाँ से इधर मूव करें, इधर एक्स क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ देखें वी वाई माइनस पार्शियल वी वी और पार्शियल एक्स डी एक्स बाई टू, ये वही तब्दीली है लेकिन मगर क्या है? माइनस हो रही है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव एक्स वाली साइड पे खड़े, सी डी वाली साइड के ऊपर। ठीक हो गया। अब फिर उसी तरीके से सेम ब्रैकेट ले जाए, वी वाई हो जाएगा, सेम कीमत आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करें दिस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? प्लस। अब इसमें देखें फिर उसी तरीके से वी वाई से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये दोनों फैक्टर इत्तेफाक से प्लस है तो ये डबल हो जाएंगे और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जगह पार्शियल वी वाई और पार्शियल एक्स डी वाई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3। अब 3 और 4 की दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, तब हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल का कर्व कंप्लीट होगा। सॉरी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर 1। 3, 4 और 3 की वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखिएगा वी डॉट डी एल इंटेग्रल्स हमने फर्स्ट वैल्यूज पुट कर दी, जिसमें कीमत हमारे पास है पार्शियल वी और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वी एक्स। इस तरह और से देखिएगा बेटा, इसमें डी एक्स और डी वाई दोनों में क्या मौजूद है? कॉमन। ये है प्लस, ये क्या है? माइनस। उसने प्लस का फैक्टर पहले लिखा, माइनस वाला फैक्टर बाद में, और कॉमन ले दिया। ये हमारे पास वैल्यूज आएगी। आगे मेंशन करते हैं सॉरी, कि डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी ए, डी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या? ए डी ए, यानी सरफेस एरिया जिसको कह सकते हैं, ये स्मॉल एलिमेंट्स का एरिया, उसको डी ए कह रहे हैं। हम लाइन पढ़ी थी कि लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, इसका मतलब यह है कि इस लाइन इंटीग्रल को हम यूनिट एरिया पे डिवाइड करेंगे। इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे? डी एक्स और डी वाई से, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। लिहाजा डी एक्स और डी वाई जब कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट ले जाएगा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वी एक्स और पार्शियल क्या होगा? वाई। इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। और चूंकि ये हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है तो इसकी डायरेक्शन एक्स वाई का परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम क्या पढ़ेंगे? जी एक्सिस। तो अब क्या क्लियर हुआ कि मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल्स पर यूनिट एरिया इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक, विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग जी एक्सिस, जो किधर जाएगा? जी एक्सिस, यानी एक्स और वाई का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? जी, उस डायरेक्शन में इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। लिहाजा अगले पॉइंट पे आते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल एक्स वाई, अब प्लेन का नाम क्या रखा है? एक्स वाई, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा एक्स वाई का है। वी डॉट डी एल, यही वैल्यूज बेटा जो आपने निकाली यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। अब चूंकि अलॉन्ग डायरेक्शंस है जी एक्सिस, तो जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाए। इसी तरीके से हम बाकी को हल नहीं करेंगे। अब एक्स वाई के बाद एक्स जी प्लेन को हल करेंगे। तो एक्स जी प्लेन के अंदर पार्शियल वी एक्स और पार्शियल जी माइनस पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि एक्स जी है ये परपेंडिकुलर होगा अलॉन्ग वाई, लिहाजा यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? जी। फिर इसी तरीके से बेटा हम क्या लिखेंगे? वाई जी वी डॉट डी एल, फिर इसको जब लिखेंगे पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल वाई वी वाई और पार्शियल जी, चूँकि वाई जी प्लेन है लिहाजा इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? आई, क्योंकि इन दोनों का परपेंडिकुलर आई है, इन दोनों का परपेंडिकुलर जे है, इन दोनों परपेंडिकुलर क्या है? के है। अब ये हमने सिमिलर वैल्यूज क्या करनी है? लिख देनी है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 को जस्ट ऐड कर देना। ये देखो वी डॉट डी एल कंप्लीट, ये है वाई जी प्लेन, एक्स जी प्लेन, एक्स वाई प्लेन, यानी हमने सब प्लेन को ऐड कर दिया। जब वाई जी प्लेन को हम लिखेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। इसमें आई है, तरतीब में आई वाले को पहले लिख दिया, फिर जे वाले को बाद में लिख दिया, फिर के वाले को बाद में, सिर्फ जस्ट तरतीब दे दी। ये बेटा 3 इंटीग्रल है, अब चाहें तो इनको एक इंटीग्रल में शिफ्ट कर दें और इन सबको ऐड करके एक इंटीग्रल के फॉर्म में ले सकते हैं। ये जो शक्ल है जिसको हम ओपन फॉर्म में देख रहे हैं, ये बेसिकली कर्ल है, कर्ल वी का। क्या है? कर्ल ऑफ वी। कर्ल कहते हैं डेल क्रॉस वी को, इस वजह से कर्ल ऑफ वी को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस वी। अगर डेल और वी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में तो आपको यही आंसर क्या करता है? मिलता है। इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं? स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ हो गया वी डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ वी, आगे इंटेग्रल्स, फिर डेल क्रॉस वी, यानी कर्ल ऑफ वी को क्या पढ़ना है? डेल क्रॉस वी, और डॉट क्या होगा? डी ए, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू किस इसके बराबर होगा? कर्ल ऑफ द वी ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। तो ये सरफेस में चला जाएगा। तो ये था हमारे आज के कैलकुलेशंस में। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को यहाँ एक कन्फ्यूजन होती है कि ये वाला ऐसा तो हमने यकीनन कैलकुलेट किया है और आप सारे आसानी के साथ लिख सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला सिमिलर करके लिखा जाता है, क्या हम इसको रट्टा लगाएंगे या फिर इसका कोई ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो थोड़ा सा मैं आपको एक टेक्निक समझा देता हूँ ताकि बैठे हुए आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आप उसको प्रॉपर तरीके से तकनीक को सीख या समझ सकेंगे। बेटा अब थोड़ा सा
हम इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। इसी को पहले थोड़ा सा देखते हैं। जो हमने हल किया तो हमने सॉल्व किया है। ये क्या है हमारा के है, के हमारा जी एक्सेस होता है। तो हमने ये थोड़ा सा स्केच दिया है एक्स वाई और क्या है जी। अगर हम जी को हल करना चाहते हैं तो जी के पीछे हमारा वाई था और क्या था, एक्स था। तो अब जरा देखिए पार्शियल वी वाई और पार्शियल एक्स, फिर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी एक्स और क्या, इसका मतलब वाई ओवर एक्स, एक्स ओवर क्या होगा वाई। यानी आप जी पे खड़े हैं, ज़रा पीछे हटे हैं तो पहले कौन आएगा वाई बटे में क्या आएगा एक्स, फिर एक्स बटे में क्या है दिस। तो जब पार्शियल वी वाई और पार्शियल एक्स लिखेंगे तो प्लस होगा, जब पार्शियल वी एक्स और पार्शियल वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखें एक प्रैक्टिस जे को देखते हैं। ये बेटा खड़ा है इस वक्त वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो वाई से थोड़ा सा पीछे है तो क्या है एक्स, और पीछे जाए तो क्या है जी है। तो हमें लिखेंगे पार्शियल वी एक्स और पार्शियल जी, और फिर लिखेंगे पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल, यानी ये इसका उल्ट लिखेंगे तो क्या होगा माइनस। ठीक है, अब आते हैं आई वाले को। आई बेटा होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स से थोड़ा पीछे हटे हैं तो क्या है जी, जी से आगे क्या है वाई। इसका मतलब जी से वाई और वाई से जी हल करना है। तो हम क्या पढ़ेंगे पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी इंटू क्या होगा आई। यूँ इस तरीके से हम लोग रट्टा नहीं लगाएंगे, उस मेथड को याद करेंगे। इस रोटेशन के उल्ट चलना है। ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, आपने वहाँ कैसे लिखना है क्लॉकवाइज रोटेशन में। यानी जहाँ आप खड़े हैं, मसलन आप एक्स पे खड़े हैं, एक्स से पीछे जी है और क्या है वाई है, जी ओवर वाई, वाई ओवर क्या होगा जी। अगर जी पे खड़े हैं, जी से पीछे वाई ओवर एक्स, एक्स ओवर वाई, पहले वाला प्लस दूसरे वाला क्या होगा माइनस। यूं आप लोग आसानी से उनको क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि स्टोक्स लॉ से मुतालिक था। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।